नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में मैं डॉक्टर आर के शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने इन सभी वीडियो के माध्यम से आप तक आयुर्वेद एवं चिकित्सा से जुड़ी विशेष बातों को शेयर किया है, आशा करते हैं कि इन समस्त बातों को, इन समस्त लॉजिकल टिप्स को जो हमने अपनी संहिताओं से, आयुर्वेद ग्रंथों से निकाल कर आप तक शेयर की हैं, इस पे आप अमल जरूर करें। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को हमसे रूबरू करें। हम नंबर भी इस चैनल के माध्यम से देते हैं। किसी विषय पर अगर हमसे आप चर्चा करना चाहते हैं तो कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई शुल्क समावेशित नहीं है, किसी से किसी भी प्रकार के शुल्क की आशा नहीं की जाती है। ये चैनल निःशुल्क रूप से हमारे समाज में विशुद्ध ज्ञान, जो प्रकृति, ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार शैली, व्यायाम, योग एवं सहायक मेडिसिन जो हमारी प्रकृति हमें प्रदान करती है, उसके माध्यम से हम रोगों से लड़ने का काम करते हैं। तो जैसा कि आगे हम चर्चा कर चुके हैं कि 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। उसी से 3 तत्वों का जन्म होता है, वात, पित्त, कफ। इन तीनों का हमारे शरीर के लिए विशेष योगदान है। इन तीनों के समान अवस्था में रहने से हम लोग जीवित हैं। अगर ये तीनों असमान हो गए, विषम हो गए, तो हमारा जीवन संकट में हो जाएगा। 3 तत्व हैं। जब ये धातु और मल को ग्रहण करते हैं तो ये दूषित करते हैं, तो इनको दोष कहा जाता है। धारण करके दूषित करेंगे तो इन्हें दोष कहा जाता है। लेकिन यही जब हमारे शरीर का पोषण करते हैं, शरीर को धारण करते हैं, तो इन्हें धातु कहा जाता है। चलिए, हमने वात, पित्त, कफ तीनों की चर्चा, बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो हमने आप तक शेयर किया। इसमें हमें आशा है कि आप सभी लोग उस पर जरूर अमल करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख करके उन समस्त दोषों को अपने शरीर में पहचानने की कोशिश करें और उसके उपाय की ओर अग्रसर हों। इसी क्रम में त्रिदोष विज्ञान क्रम में ही हम, जो आयुर्वेद का प्रथम चरण कहलाता है त्रिदोष विज्ञान, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चर्चा करते हैं ऋतुचर्या की। ऋतु क्या है? मौसम का परिवर्तन, प्रकृति की सौंदर्यता का प्रतीक, या इसे यूं कह लें, 2 मंथ में एक बार इसके आने से हमारी प्रकृति अपने आप को रिकवर कर लेती है। प्रकृति भी अपने दोषों का शमन करती है। अगर प्रकृति अपने दोषों का शमन न करे तो 2 दिन जीवन हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो प्रकृति से छेड़खानी कभी मत करें। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, अपने चारों तरफ हरे पेड़ पौधों का समावेश करें, उन्हें जल से सिंचित करें, पर्याप्त उन्हें खाद पानी दें। इससे हमारी प्रकृति का संतुलन बना रहता है। एक वर्ष में चर्चा करते हैं ऋतुचर्या। तो ऋतुचर्या को जीवन के लिए परम उपयोगी हमारे ऋषियों ने सिद्ध किया है कि ऋतु के अनुसार आहार विहार हमें अनेकानेक प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित कर सकता है। तो ऋतुचर्या की चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद हम क्रमशः आहार विहार के विषय की चर्चा करेंगे। आदि ये क्रम निरंतर आपकी सेवा में जारी रहेगा और जहां तक होगा वो ऋषियों का लॉजिकल ज्ञान आप तक जरूर पहुंचेगा इस चैनल के माध्यम से। ऋतुचर्या की चर्चा करते हैं तो हमारे इस वातावरण में या हमारे इस जीवन में हम एक एक क्रम से इस ऋतुचर्या को समझेंगे और जानेंगे। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। ऋषियों ने कहा 365 दिन एक वर्ष में होते हैं। इनको 2 भागों में डिवाइड किया, यानी 12 महीने निश्चित किए और 6 माह को डिवाइड कर दिया। इसी में से एक वर्ष में 2 आयन बताए गए, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। ये 2 आयन हमारे ऋषियों ने कहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से या व्याकरण आदि की जो पुस्तकें हैं उनमें भी यही चर्चाएं होती हैं। जैसे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ऐसे वर्ष में 2 आयन होते हैं। 2 आयन मतलब 3 ऋतु। वर्षा, शरद, हेमंत, ये दक्षिणायन
जब दक्षिण में सूर्य प्रबल होते हैं। तब कौन होते हैं? वर्षा, शरद और हेमंत, इसमें सूर्य प्रबल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कई जगह, लेकिन ये सत्य नहीं है। वर्षा, शरद और हेमंत, इस समय चंद्रमा बलवान होता है। सूर्य बलवान नहीं होता, चंद्रमा बलवान होता है। तो इसे दक्षिणायन कहते हैं, यानी कि दक्षिण में जब सूर्य होते हैं तो चंद्रमा बलवान होता है। उत्तरायण, अगर यही सूर्य उत्तर की केंद्र में है, उत्तर में सूर्य बलवान है, तो सूर्य का कोप अधिक होगा और शरीर में गर्मी के लक्षण बढ़ने लगेंगे। तो तीन तीन ऋतुओं में इसको बांटा है। दक्षिण में जब सूर्य होते हैं तो वर्षा, शरद और हेमंत, यानी 6 महीने दक्षिण में सूर्य होते हैं। और शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं में उत्तर में सूर्य होते हैं। अब समझते हैं। दक्षिण में सूर्य होते हैं तो चंद्रमा बलवान होता है। हमारी चंद्र नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी होती है, एक सूर्य नाड़ी होती है। तो 2 नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। दक्षिण और उत्तर, अगर दक्षिण में सूर्य प्रबल हैं तो हमारे पास भी चंद्र नाड़ी है और चंद्रमा वहां बलवान है। संसार में वातावरण में नमी रहेगी, वातावरण में नमी रहेगी, हमारे शरीर चंद्रमा का आधार लिए है। एवं दक्षिण में सूर्य होने के कारण हमारी प्रकृति भी चंद्रमा के गुणों को प्रदान कर रही है। चंद्रमा का गुण कैसा है? शीतल। और हमारी 2 तत्व ऐसे हैं जो शीतलता के बढ़ जाने से विकृत हो जाते हैं, जैसे वायु शीतल और रूखा, इधर कफ, कफ का स्वभाव जो जल प्रधान है और पृथ्वी प्रधान है। तो यहां भी ठंडक है, वहां भी ठंडक है। तो अगर मौसम में ठंडक बढ़ी, शरीर में चंद्र नाड़ी है, उसने अपना कोप किया, प्रकृति ने हमें शरीर में ठंडक दे दी, और हमारी जो नेचुरल प्रकृति है जिसमें हमारा जन्म हुआ है वो भी ठंडक है, यानी कि ठंडक की अधिकता हो जाएगी, शरीर में रुक्षता बढ़ने लगेगी। ठीक। और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां, ट्राइग्लिसराइड, ये दुनियादारी जो है, रक्त का गाढ़ा हो जाना, शरीर में सुन्नपन आ जाना, अधिक कफ के रोग हो जाना, सीने में जकड़न होना, निमोनिया जैसी कंडीशन पैदा हो जाना, यानी कि ठंडक के जो भी रोग हैं वो संसार में दिखने को मिलते हैं। अगर यही सूर्य उत्तर की दिशा में है, यानी कि उत्तर में सूर्य है, उत्तरायण सूर्य जिसको कहते हैं, तो उत्तरायण में अगर सूर्य हैं तो शरीर की शक्ति की हीनता होगी, शरीर का बल नीचे जाएगा। जब दक्षिण में होते हैं तो शरीर का बल बढ़ता है, उस समय भूख ठीक लगती है, नींद भी ठीक आती है, शरीर में ताकत बनी रहती है, काम करने की शक्ति बनी रहती है। लेकिन जैसे ही उत्तर में सूर्य चले जाते हैं, उत्तरायण के सूर्य आ जाते हैं, तो सूर्य का प्रकोप अधिक होता है, मौसम में भी गर्मी होती है, क्योंकि जो वो समय है वो शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, ये तीनों ऋतुएं जो होती हैं पित्तज मानी जाती हैं, यानी कि इस समय पे सूर्य अधिक होते हैं सूर्य की गर्मी से, और बॉडी की जो गर्मी है वो ऐसे सभी गर्मी ऐड हो जाती हैं और शरीर एसिडिक हो जाता है, शरीर की एसिड प्रकृति बन जाती है और बल की क्षीणता होती है, बल का हरण होता है, और धीरे धीरे करके हमें जो पित्तज रोग हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। कहने का मतलब 2 आयन हैं, 2 आयन को 3-3 ऋतुओं के माध्यम से बांट दिया है। एक ऋतु में 2 महीने होते हैं, एक ऋतु में 2 माह है, तो 2 माह में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब जैसे हम बैगन खाते हैं, अरे भाई 2 महीने नहीं खाएंगे, 2 महीने के बाद हम बैगन का यूज करेंगे, तो इससे हमारा बिगड़ेगा कुछ नहीं। लेकिन अगर हमने ऋतुचर्या का पालन किया तो हमारे शरीर का बन बहुत कुछ जाएगा, क्योंकि वात पित्त अगर ये तीनों समान अवस्था में रहते हैं तो शरीर का पोषण होता है, व्यक्ति दीर्घजीवी होता है और उसके सारे अंग समुचित अवस्था में कार्य करते रहते हैं। तो हम एक एक की चर्चा कर लेते हैं। ऋषियों ने जो बताया है हम संहिता को ही आपके सामने प्रदर्शित करेंगे, और विशेष बातें जो होंगी वो संहिताओं को सीधे आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो शिशिर ऋतु जो है वो माघ और फागुन का महीना, ये 2 महीने ऐसे हैं जहां शिशिर ऋतु का प्रवेश होता है।
बसंत ऋतु में चैत और बैसाख ये 2 महीने बसंत के माने जाते हैं। जेठ और आषाढ़ जो है ये हमारी ग्रीष्म ऋतु के माने जाते हैं। श्रावण और भाद्रपद जो है ये वर्षा ऋतु के माने जाते हैं। और जो कुंवार कार्तिक का महीना है ये हमारा शरद ऋतु का माना जाता है। और हेमंत ऋतु जो है माघशीर्ष और पौष ये 2 महीने के माने जाते हैं। तो हमारे 12 महीने में 6 ऋतुएं, और 6 ऋतुओं में मौसम का 6 बार परिवर्तन होना। अब आप समझिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरीके से बीमार हो, आप खुद पे अपने बीमारी के लक्षण अपने शरीर में खोजने लगेंगे, उस दिन आपको विशेष दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रकृति से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि प्रकृति हमारे शरीर के लिए बहुत कुछ करती है, इसलिए प्रकृति को कभी बर्बाद मत करें, प्रकृति की रक्षा करें। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो प्रकृति का पोषण करें, क्योंकि प्रकृति का पोषण ही हमारे शरीर का पोषण है। बिना प्रकृति के संतुष्ट हम एक सुंदर जीवन नहीं जी सकते हैं। तो 6 ऋतुओं के नाम अब हम आगे की वीडियो में 6 ऋतुओं में कैसे कैसे आहार विहार से हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरा बहुत सपोर्ट करेंगे। यदि आपका इसी तरह सपोर्ट और समर्थन मुझे मिलता रहा तो आप तक ऐसी ऐसी चीजों को पहुंचाने की मेरी कोशिश रहेगी कि आप घर बैठे बीमारी को समझ सकें, बीमारी से लड़ सकें और उस पर विजय प्राप्त कर सकें। इसी आशा के साथ नमस्कार।